बस कुछ ही पलों का इंतजार और फिर 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेगी। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 8 अप्रैल तक 2 चरणों में चलने वाला है। 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण होगा और इसी दिन देश का आर्थिक सर्वे भी सदन के पटल पर रखा जाएगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की सिफारिशों से ये खबर सामने आई है कि संसद का बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा। सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। 1 महीने के अंतराल के बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दूसरे भाग में सदन में चर्चा के बाद फाइनेंस का बिल को पास किया जाएगा। बजट सत्र हर किसी के लिए बहुत उम्मीदों भरा है। अब देखना ये होगा कि किस बजट में किसके लिए बहारें आती हैं और किसके लिए नहीं आती हैं। वहीं इसके साथ ही बजट जब पास होगा तो तभी तय होगा किसके लिए यह बजट फायदेमंद रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार के संबंध में मंत्रियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने शिमला कालका रेलवे ट्रैक को अपडेट करने, ट्रेन की स्पीड बढ़ाने और नहीं जोड़ने, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर रेल मार्ग के मुद्दे पर चर्चा करते हुए इसके काम में तेजी लाने का आग्रह किया। सीएम ने कहा, रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से जो औपचारिकता की जानी थी वो पूरी कर ली गई है। अब रेलवे मंत्रालय की तरफ से कार्य को गति देने का इंतजार है। सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि बद्दी चंडीगढ़ रेलवे ट्रैक के निर्माण कार्य को भी जल्द शुरू करे। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ को जोड़ने वाला यह रेलवे ट्रैक इस इंडस्ट्रियल हब के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जगाधरी पावंटा साहिब रेल लाइन प्रोजेक्ट को भी जमीन पर उतारने के लिए केंद्र से आग्रह किया, ताकि कालाअंब जैसे इंडस्ट्रियल एरिया को रेलवे लाइन से जोड़ा जा सके और प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित किया जा सके। चुनावी साल होने की वजह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई बार दिल्ली दौरे पर रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव से पहले संगठन और सरकार में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मिशन पंजाब की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के तमाम उम्मीदवारों के साथ हरमिंदर साहिब और श्री दरबार साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास की। वहीं उस वक्त पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। इसके अलावा राहुल गांधी ने दुर्गियाना मंदिर, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर जाकर मतदाताओं को लुभाने का भी प्रयास भी किया। संसद का बजट सत्र इस बार 31 जनवरी 2022 से शुरू होने जा रहा है। वहीं 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। दरअसल संसदीय मामलों की केंद्रीय समिति ने संसद के बजट सत्र का जो पहला चरण है उसे 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और जो दूसरा चरण है 14 मार्च से 8 अप्रैल तक बुलाने की सिफारिश की है। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से होगी, लेकिन इस बीच तमाम विपक्षी पार्टी भी इस बार सरकार को घेरने की रणनीति में लग चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी शुक्रवार को संसदीय दल की बैठक बुलाई है, जिसमें संसद के बजट सत्र में पार्टी की रणनीति को लेकर वरिष्ठ नेताओं के बीच गहन विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि ये बैठक कोरोना संकट को देखते हुए ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, जिसमें मौजूदा राजनीतिक परिवेश के मद्देनजर संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों के साथ ही इस बात पर भी विचार होगा कि सरकार को किन किन बिंदुओं पर घेरा जाएगा। गौरतलब है कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के साथ ही दोनों सदनों में पार्टी के मुख्य सचेतक और अन्य कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। एक बार फिर बता दें कि संसद का जो बजट सत्र है वो सोमवार यानी 31 जनवरी 2022 से शुरू होगा और कोरोना के मद्देनजर इसका जो पहला चरण है वो 11 फरवरी तक रखा गया है और इसी बीच केंद्र को अपना बजट भी पेश करना है। हरियाणा मंत्रिमंडल की 8 फरवरी को अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में 8 फरवरी मंगलवार को
सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र बुलाए जाने की तारीख पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। बहरहाल देखना यही होगा कि हरियाणा की मंत्रिमंडल की बैठक में बजट सत्र की तारीख बुलाने पर किस तारीख के लिए मोहर लगती है। हालांकि सूत्रों की माने तो इस बार बजट सत्र फरवरी के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकता है। एक बार फिर मांग उठी है डलहौजी का नाम बदलने की। इस बार ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि जयराम सरकार में मंत्री वीरेंद्र सिंह कंवर ने की है। ऐसा पहली बार नहीं है जब डलहौजी का नाम बदलने की बात सामने आई हो। इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद और कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी तत्कालीन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर इसका नाम बदलने की मांग की थी। इसके साथ ही साल 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और इस नोटिफिकेशन को पलट दिया गया। लंबे समय से डलहौजी का नाम सुभाष नगर किए जाने की मांग उठ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साल 1937 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान आजादी की लड़ाई में जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे तो उस दौरान जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इसके बाद स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें डलहौजी भेजा। 7 महीने तक सुभाष चंद्र बोस डलहौजी रहे और यहाँ उन्होंने स्वास्थ्य लाभ लिया। जिस बावड़ी में सुभाष चंद्र बोस पानी पिया करते थे उस बावड़ी का नाम भी सुभाष बावड़ी रखा गया है। इसके अलावा डलहौजी के एक चौक का नाम भी सुभाष चौक है। वीरेंद्र सिंह कंवर का कहना है कि इससे इलाके को नई पहचान मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ इससे अब एक राजनीतिक बहस भी छिड़ चुकी है। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार को नाम बदलने के स्थान पर विकास के बारे में ध्यान देना चाहिए। सरकार केवल नाम बदलने पर ध्यान देगी तो इससे प्रदेश के विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब जब इस तरह की बातें सामने आती है उस समय ये बातें उठती है कि क्या केवल ये चुनावी जुमला है या फिर सचमुच सुभाष चंद्र बोस के नाम पर डलहौजी का नाम बदला जाएगा। अब देखना ये होगा कि वीरेंद्र सिंह कंवर की चिट्ठी से डलहौजी का नाम मिट्टी में मिलता है या फिर आने वाले समय में हर बार की तरह डलहौजी का मुद्दा एक बार फिर शांत हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज नगर निगम कार्यालय में किया औचक निरीक्षण। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम आयुक्त के कार्यालय में न होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने पूछा कि नगर निगम कमिश्नर धर्मवीर अब तक ऑफिस में क्यों नहीं है। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने ये रेड कुछ शिकायतों के चलते की है। उन्होंने बताया कि उनको काफी समय से रेवेन्यू को लेकर अनियमितताओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी कि रेवेन्यू ठीक से कलेक्ट नहीं किया जा रहा। इसी को लेकर आज उन्होंने कार्यालय में यह औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने कई फाइलें भी खंगाली। साथ ही उन्होंने बताया कि जितने भी मोबाइल टावर पंचकुला में लगे हैं उनमें से करीब 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अब तक नगर निगम में फीस जमा नहीं करवाई थी, लेकिन पिछले 1 साल में जब से मेयर पद पर पंचकुला के कुलभूषण गोयल आसीन हुए हैं तब से रेवेन्यू जो है वो आना शुरू हुआ है। पिछले 1 साल में करीब 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी भी कई तरह के रेवेन्यू आने बाकी हैं, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने की घोषणा को लेकर के युवाओं में उत्साह है। इसी योजना का लाभ युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने अपने निवास स्थान पर एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरवाए गए और लगभग 200 से अधिक युवाओं ने फॉर्म भरे। उनके बड़े भाई लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार देने का प्रयास कर रही है और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऐसे परिवारों का डाटा इकट्ठा कर रही है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको रोजगार की आवश्यकता है। स्वयं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले और वह उनका मार्गदर्शन करने के लिए भी तत्पर हैं। नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए पंचकुला के चक्कर काटने वाले लोगों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है।
आपको बता दें कि अब एनडीसी के लिए लोगों को पंचकूला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नो ड्यूज सर्टिफिकेट की तीसरे चरण की प्रक्रिया के लिए अभी तक सभी नगर निगमों से लोगों की फाइलें पंचकूला भेजी जाती थी, जिसके लिए लोगों को बार बार पंचकूला के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए यह फैसला लिया है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट की तीसरे चरण की प्रक्रिया नगर निगम के कमिश्नर और डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर ही पूरी करेंगे। ऐसे में अब लोगों को पंचकूला के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वहीं हरियाणा सरकार के इस फैसले से जहां आमजन का समय बचेगा, वहीं लोगों को समय रहते नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी मिल पाएंगे। सरकार के इस फैसले को लेकर आम जनता ने भी राहत की सांस ली है। ओलंपियन पूर्व खिलाड़ी चरणजीत सिंह का आज सुबह तड़के 5 बजे अपने गृह निवास पर देहांत हो गया। वो 97 वर्ष के थे। जितनी जिंदगी जी उन्होंने युवाओं की तरह जी, युवाओं के वो आइडियल माने जाते थे। खुद हॉकी को लेकर ग्राउंड में उतरते हुए भी दिखाई दिए। 1964 के ओलंपिक खेलों में भारत को मेडल दिलवाने वाले चरणजीत सिंह हमेशा ही देश के लिए जीत की बात करते थे और उनका सपना कहीं ना कहीं पूरा भी उनकी टीम द्वारा किया गया था। वहीं 97 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली और आज शाम 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के वक्त राजनीतिक गलियारों के साथ साथ समाजसेवी और जिला प्रशासन के नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद रहे। सतपाल सिंह सत्ती, प्रोफेसर राम कुमार, मंत्री वीरेंद्र कंवर, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, एमएलए सतपाल सिंह रजादा ने उनको भारपूर्वक श्रद्धांजलि दी। भारत का नाम रोशन करने वाले चरणजीत सिंह के दुखद निधन पर जिला ऊना में शोक की लहर चली। हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश और बर्फबारी हो रही थी। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहां भारी बारिश हो रही थी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं चारों ओर नीला आसमान यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि थोड़े थोड़े बादल भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि राजधानी शिमला में सुबह से ही धूप छाई हुई है। कहीं ना कहीं ये स्थानीय लोगों के लिए राहत की खबर है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजधानी शिमला की बात करें तो जिला शिमला में करीब 200 से ज़्यादा सड़कें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में 400 से ज़्यादा सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहां पर धूप का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद यहां पर धूप देखने को मिली है। वहीं राजधानी शिमला की बात करें तो राजधानी शिमला में बर्फबारी होने की वजह से कहीं ना कहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आगामी 30 जनवरी तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। देश में कोरोना के आंकड़ों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में 2,86,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 573 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि देश में जहां एक तरफ मरीजों की संख्या घट रही है, तो वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केरल, कर्नाटक में जहां एक तरफ कोरोना पीक पर है, तो वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब 22 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं, जो कल की तुलना में 21,000 से कम है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3 लाख से ज्यादा हो गई है, जो कि कल की तुलना में 7,000 से भी अधिक है। रोजाना संक्रमण दर अभी भी 19.59% पर बना हुआ है और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93% से ज्यादा हो गई है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में संक्रमण दर 49% तक पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,498 नए मामले सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 35,756 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 79 लोगों की मौत हुई है। वहीं केरल में कोरोना का कोहराम जारी है। यहां बीते 24 घंटे में 49,771 मामले सामने आए हैं और 63 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,905 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में कमी को देखते हुए अब वीकेंड कर्फ्यू को हटा दिया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि अभी कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसलिए रोजाना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वैक्सीनेशन कराना जरूरी है।
भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के बैनर तले रतिया में किसानों की एक महापंचायत हुई। इस महापंचायत में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। इस महापंचायत में प्रदेश में किसानों को खाद की कमी, बंद पड़े शिक्षक संस्थान व 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ के अध्यक्ष जरनैल सिंह मल्लवाड़ा ने बताया कि प्रदेश में खाद की कमी है। हालांकि किसानों ने अपनी फसलों का ब्यौरा पोर्टल पर डाला हुआ है, उसके बावजूद भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो रही, जिसको लेकर वह आंदोलन करने पर मजबूर हैं। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने जो स्कूल शिक्षण संस्थान बंद किए हैं, उन्हें अगर जल्द न खोला गया तो वह सड़कों पर उतरेंगे। जरनैल सिंह मल्लवाड़ा ने बताया कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा इन चुनावों में भाग नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य चुनावों में भाग ले रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वह संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य नहीं है। और इसको लेकर उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य चुनाव लड़कर मोर्चे को फेल करना चाहते हैं, जिसको लेकर आगे कड़े कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश के परिवहन मंत्री और बल्लभगढ़ विधायक पंडित मूलचंद शर्मा ने आज अपनी विधानसभा को एक और बड़ी सौगात देते हुए लगभग 54 लाख की लागत से बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी में सड़कों का शुभारंभ किया। पंडित मूलचंद शर्मा ने कहा कि भाटिया कॉलोनी में पहले ना तो पीने के पानी की लाइन थी और ना ही सीवर की लाइन थी। उन्होंने बताया कि यहाँ पानी और सीवर की लाइन की कार्य पूरा हो चुका है और अब इस ब्लॉक की सड़कों को आरएमसी से बनाया जाएगा। परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्थानीय लोगों से कहा कि वे स्वयं 2014 से पहले और 2014 के बाद के कार्यों का आकलन कर देख लें। खुद ही पता लग जाएगा कि भाजपा सरकार से पहले बल्लभगढ़ की तस्वीर कैसी थी और अब क्या है। उन्होंने कहा कि पहले बल्लभगढ़ में काली सड़कें और काली कमाई का काम चलता था, आज पूरे शहर में ऐतिहासिक विकास कार्य हो रहे हैं। आने वाले समय में बल्लभगढ़ के लोगों को सरकारी कामों के लिए एक ही छत के नीचे अधिकारी मिलेंगे। लघु सचिवालय की इमारत का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। खस्ताहाल सड़कों को लेकर रादौर से कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी ने किया प्रदर्शन। बिशन लाल सैनी ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ये प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि खस्ताहाल सड़कें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि इसके लिए अप्रूवल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों की रिपेयर नहीं की जा रही। क्योंकि रादौर क्षेत्र की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि कई सड़कें ऐसी हैं जो कि पीडब्ल्यूडी की हैं, जहां पर रोज हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग के कानों पर जो नहीं रेंग रही। उन्होंने पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर जो है एक्शन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनकी विधायक से बात हुई। इस दौरान विधायक बिशन लाल सैनी ने पूर्व मंत्री पर भी अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि वो इतनी मेहनत से सड़कों को पास करवाते हैं, लेकिन जो पूर्व मंत्री हैं वो केवल वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। वहीं इस प्रदर्शन के बाद उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जल्द ही अगर इन सड़कों को ठीक नहीं किया गया तो वो कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर प्रदर्शन देंगे। वहीं अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही जो रिपेयर का काम है वो शुरू हो जाएगा। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद जो खस्ताहाल सड़कें थी जिनको लेकर आज प्रदर्शन किया गया है, कब उन्हें सही किया जाता है। प्रवासी मजदूरों से भरी बस पर आरटीए विभाग ने कार्रवाई की और पंजाब से यह बस जो है बिहार के लिए जा रही थी, जिसमें करीबन 100 से ऊपर सवारियां परिवारों सहित थी। लेकिन रात भर ठंड में खुले आसमान के नीचे सवारियां बैठी रही। सबसे बड़ी बात यह थी कि आरटीए विभाग पहले भी इस तरह की कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन काफी घंटों जो है सवारियों को इंतजार करना पड़ा। भूखे प्यासे जो सवारियां थी वो आरटीए विभाग के कार्यालय में ही पार्किंग में ही बैठी हुई नजर आई। हालांकि निर्मल कुटिया जो गुरुद्वारा है वहां से उनके लिए लंगर पहुंचा, लेकिन यात्री काफी ज्यादा परेशान जो है होते हुए नजर आ रहे थे। रोहतक के सांपला में बिजली के बिलों को लेकर लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने बिजली का बिल तो जमा करा दिया, लेकिन विभाग की तरफ से उनका बिल जमा नहीं हुआ। वहीं बिजली विभाग इस राशि को दोबारा से उनके बिलों में जोड़कर दे रहा है, जिसकी उनका कहना है कि यह एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जिस भी कर्मचारी ने बिल भरे थे उन्होंने वह राशि अपने ऑफिस में नहीं जमा कराई। अब दोबारा से उनके बिलों में यह राशि जुड़ कर आ रही है, जिसको लेकर वह अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि अधिकारियों से मिलने के बाद उन्हें आश्वासन दिया जाता है और उनका कहना है कि अब उस कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बिजली विभाग ने अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से बिजली के बिल की राशि जमा कराने का प्रावधान किया गया है। सांपला बिजली विभाग सब डिवीजन में अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी लोगों ने बिजली का बिल
जमा कराया, लेकिन उन्हें रसीद भी दी गई, लेकिन बहुत से उपभोक्ताओं का बिल जमा नहीं हुआ। अब उनकी राशि दोबारा से उनके बिल में जुड़कर आ रही है। हालांकि यह एक बड़ा घोटाला है, लेकिन अब अधिकारियों से जब लोग मिलते हैं तो उनका कहना है कि कुछ अधिकारियों ने इसका घोटाला किया है, अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है ये तो विभाग ही जान पाएगा। गांव बसने के बाद आज तक जो है नारायण गांव के लोग जो है नहरी पानी का इंतजार कर रहे थे कि कब उनके गांव में नहरी पानी आएगा। आपको बता दें कि नारायण गांव एक बड़ी पंचायत है और इसके अंतर्गत लगभग 1 दर्जन ढाणियां आती हैं और उन्हीं ढाणियों के बीच में ये लालेड़ा जोड़ है। अगर ये कहे कि इन ढाणियों की रीढ़ भी कहा जाए इस जोड़ को तो कम नहीं होगा, जो कभी सिर्फ बरसाती पानी से ही बरता था, क्योंकि यहाँ नहरी लेवल से लगभग 500 मीटर ऊपर पहाड़ी की तलहटी है, जहाँ पर नहर आना और इस तरह से पानी पहुँचना जो है इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी और यहाँ के स्थानीय विधायक ने बैठ करके इसके ऊपर मंथन किया और मंथन के बाद इसे आखिरी रूप में अमलीजामा पहनाया गया। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ जो है पाइपलाइन के द्वारा जो है पानी पहुँचाया गया है और आज आप देख रहे हैं कि जोहड़ के अंदर पानी पहुँचा है, जिसको लेकर ग्रामीणों अपने आप में जो है खुशी से जो नहीं समा रहे हैं। ग्रामीणों ने जो विधायक का भी भव्य स्वागत किया गया है और जो है महिलाएं जो हैं वो भी जो है डीजे के ऊपर नाच गान और नृत्य करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो है ये जोहड़ जो है ये इस गांव की और इन ढाणियों की रीढ़ कहा जाता है। अभी जो है इस उद्घाटन के ऊपर ही जो है यहाँ के विधायक ने ये तक कह दिया है कि अब इस जोड़ का जो दायरा है वो थोड़ा और बढ़ाया जाएगा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार लगभग आज की तारीख में जो पानी से लबालब होने के बाद 400 एकड़ तक की जो है खेती में सिंचाई की जा सकती है।